Hello everyone. Today's video we are going to discuss question 31 to question 40 of level 4. Let's start. Question 31 अपने पास है. Which of the following species is not electrophile in nature? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कौन सा नहीं होगा जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट नहीं हो. तो हमारे पास सबसे पहला देखें ऑप्शन BH3 दिया हुआ है. बोरोन के पास में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर लेगा. NO2 प्लस पे भी देखें तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कर लेगा. क्लोरीन प्लस भी इलेक्ट्रो डेफिशिएंट ही है, ठीक है, तो ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे. बट H3O प्लस अपन देखें तो H3O प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पर पॉजिटिव है. एक लोन पेयर इसने H को डोनेट किया तब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है. कंप्लीट ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन रिचनेस यहाँ पर सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है. तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ यदि अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में प्लस आई और प्लस एम ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और माइनस आई और माइनस एम ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ठीक है. अब पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है. पर यहाँ पर अपन देखें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, यानी डोनेशन के लिए अवेलेबल है. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये होगा मोस्ट बेसिक. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारे पास यहाँ पर द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB नहीं होगा, ये यहाँ पर KB होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ सिंपली आपको पूछा गया. KB का ऑर्डर यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बाकी सब में रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है. फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखें जो ग्रुप अटैच्ड है तो ये प्लस एम ग्रुप देगा, ये प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन शो करेगा. क्लोरीन अपने पास माइनस आई शो करेगा, डोमिनेट होता है प्लस एम से, ठीक है. तो इस वजह से हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा. देन हमने पास यहाँ पर फर्स्ट जो प्लस एम इफेक्ट की वजह से ज़्यादा बेसिक होगा. फिर हमारे पास सेकंड सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई डोमिनेटिंग है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा. तो हमारे पास ऐसा ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ यानी KB का ऑर्डर है, ठीक है. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 34. यहाँ पर भी अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PK नहीं KA का पता करना है, ये स्लाइटली करेक्शन है, यहाँ पर KA हो जाएगा. तो इसमें क्या देखना है, ये सब फिनॉल डेरिवेटिव्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही देखेंगे. तो OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे. यहाँ पर CH3 का प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन लगेगा. NO2 का क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आई पैरा पोजिशन पर है. क्लोरीन यहाँ पर इसका माइनस आई ही लगेगा ओनली, क्योंकि मेटा पोजिशन पर है, ठीक है. यहाँ पर अपन इंडक्टिव ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस पे देखेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेगा उस पर. तो एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, एनायन स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस आई और माइनस एम ग्रुप की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और प्लस एम ग्रुप की, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जहाँ होगा वही मोस्ट एसिडिक हो जाएगा. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, क्योंकि इससे बनने वाला जो एनायन है वो NO2 के माइनस एम इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा. तो अपन यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या KA का ऑर्डर यहाँ पर लिखें तो क्या होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा. इसके बाद अपन देखें क्लोरीन और OCH3 में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर माइनस आई ऑर्डर जो होता है वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है किससे, OCH3 से. इसलिए अपने पास यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल एनायन ये वाला होगा, तो फोर्थ, फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट में सेकंड, क्योंकि सेकंड में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है प्लस आई वो एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा. क्लियर है. तो अपने पास ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर के. अब यदि यहाँ पे PK का ऑर्डर अपन लिखेंगे तो PK जस्ट रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि PK इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KA के. ये ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट 35. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा.
मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड। ठीक है, तो अपने को देखना क्या है, यहाँ पर देखिए ये CH3 प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, और ये OCH3 जो ग्रुप है ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट करके प्लस M शो कर रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर भी प्लस M और माइनस आई है, तो पर माइनस आई डोमिनेटिंग नहीं है, प्लस M डोमिनेटिंग है। क्लियर। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट कर रहा है, बट ये जो ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप है, NHC डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है बेंजीन के साथ, और यहाँ पर इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो इसका प्लस M पावर थोड़ा कम होगा। यहाँ पर अपन देखें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, केवल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी 5 अल्फा H है। अब यदि अपन प्लस M का पावर देखें तो प्लस M पावर किसका सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर OH का सबसे ज़्यादा होगा, देन OCH3, देन NHC डबल बॉन्ड OCH3। तो अपने पास सबसे ज़्यादा प्लस M होने की वजह से जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस होगा कंपाउंड वो ये होगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, सो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चे इसमें तो क्लियर कर रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस M बिहेवियर कम क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये पार्शियली इधर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। बट OH और OCH3 में किस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास जो OCH3 होता है इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर और इस CH3 के बीच में रिपल्शन होता है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो अपने पास सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इसके लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, दैट मीन्स अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। बट OH के केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन ही है, इतना रिपल्शन ही नहीं होगा जिससे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे OH का प्लस M ज़्यादा है, क्योंकि ये लोन पेयर कंपेरेटिवली इजीली डोनेट कर देता है OCH3 से। तो प्लस M पावर ज़्यादा होने की वजह से OH में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी बेंजीन रिंग में, और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो ये बेंजीन रिंग ईजिली इस पर अटैक कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट 36, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, CC एंड C डबल बॉन्ड C। ये मोर ऑफ अपने पास डेटाबेस क्वेश्चन है। ये हमारे NCERT बुक में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पेज नंबर 104 पे आपको डेटा दिया हुआ है, वहाँ से अपन ने डेटा पिक किया है। CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखिए ये हो रही है, इसके बाद CO बॉन्ड 143, इसके बाद C सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर 154 और C डबल बॉन्ड C यानी 133। अब इस प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे आप देखें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 154 यानी C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद 143 यानी C सिंगल बॉन्ड O, फिर हमारे पास क्या है इसके बाद 133 यानी C डबल बॉन्ड C, फिर C H बॉन्ड सबसे लास्ट में। तो इस तरह से हमें कहाँ ऑर्डर दिया हुआ है, ये ऑर्डर अपने को ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो अपन देखें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी Cl3 CCl3 COOH, ये हो जाएगा E। इसी तरह से अपन देखें CF3 COOH, ये हो जाएगा B। एसिटिक एसिड देखें तो CH3 COOH, ये हो जाएगा C, और फॉर्मिक एसिड यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का अपने को ऑर्डर पता करना है। एज वी नो दैट फॉर्मिक एसिड जो होता है वो CH3 COOH से ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनायन बनाएंगे तो यहाँ पर इस एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है इसका प्लस आई इफेक्ट, बट फॉर्मिक एसिड में ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर एडिशनली इन दोनों फैक्टर्स में देखें तब हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस जो बन रहा है उसमें ये 3 फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, जिससे ये एनाइन स्टेबलाइज हो रहा है। अब एनाइन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो कंपाउंड भी ज़्यादा एसिडिक है। तो फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज़्यादा होने की वजह से ये मोर एसिडिक कंपाउंड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अपन देखें तो किसकी होगी,
बी की हो जाएगी, फिर ए की हो जाएगी। अब अपन फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपैरिजन करें तो फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा हो जाएगी, देन सी। सबसे लास्ट में ये वाला हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 38, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये प्रीवियस जस्ट क्वेश्चन ही है अपन ने जो किया था। तो यहाँ पर अपने पास BADC ऑर्डर आ रहा था, तो यही ऑर्डर यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 39, यहाँ पर अपने पास एक रेडिकल दिया, फ्री रेडिकल। ये एरोमेटिक है बिकॉज इट हैज़। तो अपने पास इस फ्री रेडिकल के एरोमेटिक होने का रीज़न क्या है? इसके एरोमेटिक होने का रीज़न है इसके पाई बॉन्ड्स। इन पाई बॉन्ड पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। डीलोकलाइज से क्या मतलब है कि हमारे पास वहाँ पे परमानेंट कोई भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, वो बनता टूटता जा रहा है। ये किस तरह से हो रहा है? ये डैश डैश पोजिशन पे, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है डैश 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 पोजिशन पे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को, और यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो 6p ऑर्बिटल्स में हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बना है वो किस तरह से बना है? यहाँ पर ये p ऑर्बिटल्स है परपेंडिकुलर प्लेन में, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इनके बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं कि किन की वजह से रेस्पॉन्सिबल है एरोमेटिसिटी, 6p ऑर्बिटल है और उन 6p ऑर्बिटल में 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। वही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में यहाँ पे सिग्निफाई किया गया कि वो क्या है, एक तरीके से परमानेंट नहीं है, कभी ब्रेक हो रहे, कभी बन रहे, कभी ब्रेक हो रहे, कभी बन रहे। तो डीलोकलाइज्ड टर्म में यूज है। तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और कितने p ऑर्बिटल है जिनमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है? 6p ऑर्बिटल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड इज। तो हमारे पास नॉर्मली जब अपन टोटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो अपने पास कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? इनोल फॉर्म से, ठीक। बट यहाँ पर हमारे पास जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स आ जाए, जैसे कि इसमें देखें तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो इनोल फॉर्म होगा ये ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म से, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि अपन देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर अपन देखें सेकंड और फर्स्ट में, तो फर्स्ट अपने पास इनोल फॉर्म है प्लस यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर हो रही है पर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा सेकंड से। सेकंड कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कीटो फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो थर्ड के बाद में क्या स्टेबल हो जाएगा? सेकंड देन फर्स्ट। तो अपने पास ये ऑर्डर फॉलो कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए में फॉलो हो रहा है, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.